पिछले वीडियो में हमने वेक्टर सबस्पेस से संबंधित एक थ्योरम प्रूव किया था और एक थ्योरम जो छूट गया था, इंपॉर्टेंट थ्योरम था वेक्टर स्पेस से संबंधित, उसको हमने प्रूव किया था। आज एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए है कि द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस। यानी अगर दो सबस्पेस हैं तो उनका जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा? सबस्पेस होगा। कब? इफ एंड ओनली। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं जब आई डबल एफ कर देते हैं इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली। वन इज कॉन्टेंट इन द अदर। अगर एक वेक्टर सबस्पेस दूसरे में कॉन्टेंट करने का मतलब है कि सबसेट है। ठीक, जैसे अगर हम एक चीज यहां पे जब प्रूफ लेके चलते हैं उसमें क्या कहते हैं कि लेट W1 एंड W2 be two subspaces of a vector space V over field F। अब देखिए ये क्या है? V भी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। यदि W1 और W2 ये दो सबस्पेसेस हैं, इसका मतलब हो गया कि W1 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड W2 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ये दोनों भी वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं। बस यही चीज है कि W1 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V और W2 भी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। इसीलिए इसको हम सबस्पेस कह रहे हैं। ठीक, तो ए आपके लिए क्या है? यहां आपके दिमाग में चीज अच्छी ढंग से होना चाहिए कि अगर W1 और W2 वेक्टर सबस्पेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह दोनों इस फील्ड के रिस्पेक्ट में इटसेल्फ वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं। यानी वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशंस को होल्ड कर रहे हैं। बस इतना है कि W1 और W2 ये दोनों ही V के क्या हैं? नॉन एम्प्टी सबसेट। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब यहां देखिए हम ये मान रहे हैं, देखिए इसने क्या लिखा है कि वन इज कॉन्टेंट इन द अदर। वन इज कॉन्टेंट इन द अदर मतलब क्या हुआ कि आइदर W1 इज ए सबसेट ऑफ W2 और W2 भी ए सबसेट ऑफ W1। जैसे हम ये चीज कहते हैं कि सपोज करिए कि ए क्या है? ए आपके लिए है A B C D जितने हमारे पास अल्फाबेट्स हैं X Y Z तक, और B क्या है? A E I O U। हम क्या कहते हैं? अगर हम कह दें B सबसेट ऑफ A, इसका मतलब B के सभी एलिमेंट्स किसमें हैं? A में। अब अगर B के सभी एलिमेंट A में हैं, एक चीज यहां आप ये भी देखेंगे कि जब भी आप B यूनियन A निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा? A के। ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, हम थोड़ा सा फिर से आपके दिमाग के लिए, आपके दिमाग की जो बत्ती है उसको धीरे धीरे करके चला रहे हैं एक एक करके। यहां याद रखिए W1 सबसेट ऑफ W2, यानी W1 इज कॉन्टेंट बाय W2। अब W2 सबसेट ऑफ W1 यानी W2 कॉन्टेंट बाय W1। करा है कि यहां यही लिखा है ना, वन इज कॉन्टेंट इन द अदर। या तो W1 W2 का सबसेट होगा या W2 W1 का सबसेट होगा। अब यहां याद रखिए अगर W1 W2 का सबसेट है तो W1 यूनियन W2 किसके बराबर होगा? W2 के। देखिए अगर B सबसेट ऑफ A तो B यूनियन A किसके बराबर है? A के। लेकिन अगर कोई दूसरा केस आ जाए और A इज सबसेट ऑफ B हो जाए तो A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा? B के। तो उसी ढंग से यदि W1 सबसेट ऑफ W2 है तो W1 यूनियन W2 बराबर W2। लेकिन यदि W2 सबसेट ऑफ W1 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? W1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक चीज आपके दिमाग में
होना चाहिए कि W1 W2 अगर सब स्पेस है, इसका मतलब हो गया कि W1 यूनियन W2 भी एक सब स्पेस है। क्यों? देखो W1 यूनियन W2 किसके बराबर है? या तो W2 के बराबर है या तो W1 के बराबर है। और जब ये दोनों वेक्टर सब स्पेस हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? यह भी वेक्टर सब स्पेस है। यही होगा ना, W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है। ठीक, देखो W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि W1 यूनियन W2 चाहे W1 के बराबर हो या W2 के बराबर हो, लेकिन वह सब स्पेस होगा। Therefore यही हम कहे हैं कि बट W1 एंड W2 दोनों सब स्पेस हैं। इसकी मीनिंग ये हुई कि W1 यूनियन W2 गया होगा सब स्पेस। तो पहली चीज जब हमने ये माना कि W1 और W2 क्या है, W1 इज कंटेंट बाय W2 और W2 कंटेंट बाय W1, तो उस स्टेट में हमने एक चीज प्रूव कर दिया कि W1 यूनियन W2 क्या है, ये एक सब स्पेस है। अब चलिए इसका दूसरा पहलू लेते हैं। क्या हम ये चीज कहते हैं कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है, लेकिन वन इज कंटेंट बाय अदर का जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट करके मानते हुए चल रहे हैं। ठीक, क्या कि W1 नॉट सबसेट ऑफ W2 और W2 नॉट सबसेट ऑफ W1। पहले क्या किए थे? W1 को W2 का सबसेट या W2 को W1 का सबसेट मान के चले थे। अब हमने यह दिखाया कि W1 यूनियन W2 क्या है, सब स्पेस है। ये चीज प्रूव किया। अब क्या कर रहे हैं? अब एक कंडीशन मान के चल रहे हैं। एक ढंग से देखा जाए तो यह नेसेसरी कंडीशन था, अब क्या है? सफिशिएंट कंडीशन। ठीक, तो अब इसको हमने कंसीडर कर लिया। W1 यूनियन W2 क्या है, वो सब स्पेस है। हमको क्या प्रूव करना है कि आइदर W1 इज ए सबसेट ऑफ W2 और W2 इज ए सबसेट ऑफ W1। यही चीज हमको अब प्रूव करना है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और यह प्रूव करने के लिए हमने क्या माना कि ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने ये कंसीडर किया कि W1 नॉट सबसेट ऑफ W2 एंड W2 नॉट सबसेट ऑफ W1। ना तो W1 W2 का सबसेट है और न ही W2 W1 का सबसेट है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब हो गया कि W1 में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि W2 में नहीं है। अगर सभी एलिमेंट होते तब तो सबसेट हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट क्या है, एक एलिमेंट ऐसा है जो W2 में नहीं है। अब उस एलिमेंट को हम क्या कह रहे हैं? अल्फा। इसीलिए कह रहे हैं W1 not subset of W2 implies there exists an element alpha which belongs to W1 but not belongs to W2। अगर यह बिलोंग कर ही जाता तब तो ये ऑटोमेटिक हो जाता W1 सबसेट ऑफ W2। लेकिन क्या है? W1 नॉट सबसेट ऑफ W2। इसका मतलब एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट है W1 के पास जो W2 में नहीं है, और उसको हमने क्या माना? ठीक, अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं यहां पे, यदि ये कह रहा हूं कि W2 नॉट सबसेट ऑफ W1, इसका मतलब W नंबर में दिया ना खाली के लिए। देखो, यदि W2 नॉट सबसेट ऑफ W1, तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि W2 के पास एटलीस्ट वन एलिमेंट है जो कि W1 में नहीं है, और उसको हम क्या कर रहे हैं? वह बीटा। बीटा W2 में है, यानी W2 से बिलोंग करता है, लेकिन वो W1 से बिलोंग नहीं करता, यानी सेट W1 में नहीं। अब एक चीज यहां ध्यान दो,
अल्फा W1 में है, अल्फा W1 से बिलोंग करता है। अब अल्फा W2 से बिलोंग करे या न करे, लेकिन वह W1 यूनियन W2 में होगा। ठीक इसी ढंग से बीटा W2 से बिलोंग कर रहा है, बीटा बिलोंग्स टू W2। अब बीटा W1 से बिलोंग करे या न करे, लेकिन वो क्या होगा, वो W1 यूनियन W2 में होगा। इसका मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा दोनों W1 यूनियन W2 में। अब हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है। अगर यह सब स्पेस है तो इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है। अगर यह वेक्टर स्पेस है, इसकी मीनिंग क्या हुई कि यह वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहा है। अब देखिए, अगर क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब हो गया अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। यह इंप्लाई करेगा कि इनका वेक्टर एडिशन अल्फा प्लस बीटा भी W1 यूनियन W2 का एलिमेंट होगा। यही तो क्लोजर लॉ है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V। तो यहां V की जगह क्या है, W1 यूनियन W2। अगर यह वेक्टर स्पेस है तो यह प्लस के साथ वेक्टर अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म किया तो क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा। अब क्लोजर लॉ क्या है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा अगर W1 यूनियन W2 का एलिमेंट हो गया, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा या तो W1 का एलिमेंट है या तो W2 का एलिमेंट है। ये भी हो सकता है कि वह दोनों में हो, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको यही चीज देखना है यहाँ पे कि या तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। अब हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा W1 के, तब क्या देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। ठीक, अब ये चीज क्लियर हो गया कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी W1 का एलिमेंट है और यहां से अल्फा भी W1 का एलिमेंट है। पहले थ्योरम में हम सब स्पेस के यह बताए थे आपके लिए कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। पहला थ्योरम पढ़ाए, एक लाइन हमने लिखा था, वहां यही प्रूफ किया गया था। ठीक, अब यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1। अब अल्फा बिलोंग्स टू W1। W1 क्या है, सब स्पेस है, तो इस कंडीशन को होल्ड करें। तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W1। इसकी मीनिंग हुई बीटा बिलोंग्स टू W1। ठीक, अब यहां से हम क्या बात, यहां से देखिए आप जरा, तो यहां से यह है कि बीटा नॉट बिलोंग्स टू W1 और यहां से बीटा बिलोंग्स टू W1। यानी हमारी इस कंडीशन को इसने कंट्राडिक्ट कर दिया। जो हमें मान के चले थे कि बीटा W1 का एलिमेंट नहीं है, वह कंट्राडिक्ट हो गया। यानी बीटा क्या है, वो W1 का एलिमेंट है। यही चीज हमने लिखा, which contradicts that beta not belongs to W1। अच्छा, इसी ढंग से अगर हम इसको कंसीडर करेंगे अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2, तो वहां से क्या होगा, सिमिलरली वी कंट्राडिक्ट दैट अल्फा नॉट बिलोंग्स टू W2। और जब हमारा ये दोनों सपोजिशन कंट्राडिक्ट हो गया, यह भी कंट्राडिक्ट हो गया, यह भी कंट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब हमने जो स्टेटमेंट माना
W1 नॉट सबसेट ऑफ W2 और W2 नॉट सबसेट ऑफ W1, ये भी कंट्राडिक्ट हो गया। तो जब हमारी बात कंट्राडिक्ट हो गई, इसकी मीनिंग क्या निकला कि जो वह कह रहा है वही बात सत्य है। और कहा जा रहा है आइदर W1 is a subset of W2 or W2 is a subset of W1, यानी one is contained in the other, और यही हमको प्रूफ करना। तो देखिए हम पहले क्या लेके चले थे, पहले हम ए कंसीडर किए थे W और W2 सभी स्पेस है, और यह प्रूफ किए कि W1 यूनियन W2 भी एक सब स्पेस है। ए यह भी कंसीडर किए थे, इसके साथ ये भी माने थे कि W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1, ये मान के चले थे, इसको प्रूफ किए थे। ठीक, फिर क्या हुआ, इसका उल्टा लिए, इसका उल्टा लिए कि W1 यूनियन W2 तो सब स्पेस है, लेकिन यह जो है कंडीशन होल्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन लास्ट में हम क्या पाए कि हमारा ये सपोजिशन कंट्राडिक्ट हो गया, और जब यह कंट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो बात थ्योरम में कही गई है कि वन इज कॉन्टेंट इन द अदर, इसी अवस्था में यूनियन दो सबसेट का सब स्पेस फॉर्म करेगा, ये बात सत्य है। तो यह आज आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम रहा जो प्रूफ किया गया। और आगे कल जो है, कल के लेक्चर में हम लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन, लीनियर सम, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस, ये सारे जो डेफिनेशंस हैं कल हम डिफाइन करेंगे आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे हमारा ये जो YouTube चैनल है आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।